हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड स्केलर एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। और यहाँ पर हम कहाँ पहुँच गए थे? लास्ट लेक्चर में हम पहुँच गए थे यहाँ पर समीकरणों का लेखन हमने पढ़ा था। और इसमें साथ ही साथ हमने कौन सी रिएक्शन देखी थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी थी, संयोजन अभिक्रिया देखी थी। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपघटन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, बासीपन, इसको विकृत गंधिता कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसमें इसने कई रिएक्शंस इन मेंशन नहीं की हुई है, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। जो पूरा सिलेबस ही कवर कर लेंगे। हमारे पास कौन सी हो जाएगी अभी? अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड एक और टाइप ऑफ रिएक्शन आएगी हमारे पास जिसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया करेंगे, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। फिर विकृत गंधिता आती है, बासीपन लिखा हुआ है इसने गूगल ट्रांसलेट करके। यहाँ पर उसको रेंसिडिटी कहा जाता है। हम संक्षारण पढ़ेंगे, कोरोजन क्या होता है, ठीक है ना। तो आज हमारे पास यहाँ तक का सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ डिस्कशन आज के लिए रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक जो हमारे पास रहने वाला है। चलो, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने आज यहाँ पर लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन करा था। आज स्टार्ट कर लेते हैं अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। देखो, संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने क्या बोला था उसमें? हमने बोला था कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक उसका उल्टा कर दो। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट रहेगा हमारे पास, एक अभिकारक होगा, और उससे यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हमको क्या मिलेंगे? उत्पाद मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो बस यही रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट होगा, एकल अभिकारक होगा, उससे हमारे पास दो या दो से ज़्यादा उत्पाद प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहने वाले हैं? अपघटन अभिक्रिया कहने वाले हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहने वाले हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जैसे FeSO4, देखो नाम याद रख लेना इसका, डायरेक्टली हमको केमिकल फार्मूला पूछा जा सकता है कि इसको क्या कहा जाता है। तो इसको फेरस सल्फेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरस सल्फेट कहा जाता है। फेरस सल्फेट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है इससे? फेरिक ऑक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। फेरिक ऑक्साइड बनता है। SO2, SO2 क्या होता है? इसको बोलते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या आ जाएगा हमारे पास? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। और ये क्या आ गया हमारे पास? SO3, इसको बोलेंगे हम सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। सिंपल चीज़ें हैं, देख लेंगे इसको। चलिए, अपघटन अभिक्रिया हमको समझ में आई क्या होती है, और एग्जांपल देखते हैं इसके। देखो यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम कि ये जो अपघटन अभिक्रिया होती है इनके लिए हीट की ज़रूरत होती है। अपघटन करवाने के लिए, इनको तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हीट की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अपने आप नहीं होती है, हीट देनी पड़ती है इनको। जैसे और एग्जाम्पल देखें हम यहाँ पर, CaCO3, इसको क्या बोला जाता है? इसका केमिकल नेम पता है क्या हमें? कैल्शियम, क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है भाई इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। नाम ध्यान रखेंगे इनके, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा एग्जाम में, इनका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम होता है। क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसको लाइम स्टोन भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है इसको? चूना पत्थर भी बोला जाता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। लाइमस्टोन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है। इसको यहाँ पर केमिकल नेम की बात करें, रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने से हमें क्या पता चलता है? हीट करने से ये CaO, जिसको हमने कल देखा था, CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसको क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर इसको बिन बुझा चूना कहा जाता है, क्विक लाइम कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो देखिए, एक सिंगल हमारे पास रिएक्टेंट है, उससे दो यहाँ पर क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये किस टाइप की रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अपघटन अभिक्रिया है। आपसे पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? पेपर में आपके पास 4 रिएक्शन दे देगा और उनमें से पूछेगा कि इनमें से अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, और आप आसानी से इसमें आंसर टिक कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट इसको कहा जाता है,
ठीक है। लेड नाइट्रेट इसको कहा जाता है, हीट करेंगे इसको। सिंगल रिएक्टेंट है और 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं? 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी? रिएक्शन छाटनी आनी चाहिए हमें। नाम अब इनके ध्यान रहे या न रहे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको नाम याद करने के लिए बोल दूंगा। जैसे हमारे पास CaCO3 था, उसका नाम याद होना चाहिए। CaO कैल्शियम ऑक्साइड था, उसका नाम याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी ये सबको पता चल रहा है। सिंगल रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज़्यादा क्या बन रहे हैं? यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन एग्जाम्पल उसी का यहाँ पर देखेंगे। AgCl, इसको हम बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड। क्या बोला जाता है इसको? सिल्वर क्लोराइड बोला जाता है। सिल्वर क्लोराइड ये हमारे पास है यहाँ पर। सिल्वर क्लोराइड क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर डिकम्पोज हो जाता है Cl2 में और Ag में। Ag और Cl2 में यहाँ पर डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है, नाम लिख लेना इसका, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर चांदी यानी कि सिल्वर और ब्रोमीन में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, डिकम्पोज हो जाता है। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात तो ये है ही, साथ ही साथ आपको एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि किसी ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ यहाँ पर यूज़ किए जाते थे, तो इन रिएक्शंस का यूज़ वहाँ पर किया जाता था। इन रिएक्शन का यूज़ वहाँ पर किया जाता था। आपको ध्यान रखना है, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा इनमें से जो कंपाउंड है वो यूज किया जाता है, तो आप बोल देंगे सिल्वर क्लोराइड। ऑप्शन में होगा तो सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर ब्रोमाइड ऑप्शन में होगा तो सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पर आप लोग टिक कर देंगे। ठीक है, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर से आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर आपके पास एक चीज़ समझनी है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर हीट हीट के आधार पर कि किसी अभिक्रिया में हीट हमको देनी पड़ रही है या फिर हीट अभिक्रिया के दौरान मुक्त हो रही है या रिलीज हो रही है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर अभिक्रियाओं को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, अगर किसी अभिक्रिया के दौरान जब क्या बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और वहां पर हीट रिलीज हो रही है, ऊष्मा मुक्त हो रही है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमारे पास कहलाती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कैसी रिएक्शन कहलाती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं इनको हिंदी में कहा जाता है। यानी कि आपको पता है रिएक्टेंट से फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का, और साथ ही साथ अगर हीट भी रिलीज हो रही है इस रिएक्शन के दौरान, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएंगे? आपके पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाएंगी, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगी। और कुछ इसमें है नहीं, सिंपल सी बात है। किसी भी रिएक्शन में, जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि जो क्या होता है हमारे पास, रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। रेस्पायरेशन की प्रोसेस यानी कि श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो कैसी प्रक्रिया है, तो आप बोलेंगे वो प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। श्वसन की प्रक्रिया यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी यहाँ पर रिलीज करती है। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखनी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है श्वसन कैसी प्रक्रिया है, तो आप उसको बता देंगे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। जो हमारे पास रेस्पिरेशन प्रोसेस है, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अभी हमने एक तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखी। सेकेंड आपसे पूछा जा सकता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि हमारे पास जो प्राकृतिक गैस होती है, कौन सी गैस होती है? प्राकृतिक गैस होती है, उसका दहन अगर हम करवाएं, उसको अगर हम जलाएं, तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया होगी, ये जो अभिक्रिया होगी, ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो आपने ध्यान रखना है। पहली बात यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक गैस जो होती है, नेचुरल गैस, इसका जो मेन कंपोनेंट होता है, इसका जो प्रमुख संघटक है जिससे मिलकर ये बना होता है, वो होता है हमारे पास मीथेन। कौन होता है भाई? मीथेन। यहाँ पर से भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृतिक गैस का यहाँ पर प्रमुख संघटक कौन है, व्हाट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है ना, तो आप बताएंगे यहाँ पर मीथेन इसका प्रमुख संघटक होता है, मेन कंपोनेंट होता है
कर सकते हैं इसको। जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होनी है, और आपको पता होना चाहिए जब कार्बन जलता है तो CO2 गैस रिलीज होती है, और जब हाइड्रोजन जलता है तो यहाँ पर H2O बनता है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस का दहन होता है, प्राकृतिक गैस का दहन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। थर्ड आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल की बात करें, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कई लोगों ने, कि यहाँ पर क्या होता है, जो कंपोस्ट बनाया जाता है, जो सड़ी गली पत्तियों से पत्तियाँ सड़ गल जाती हैं उसको कंपोस्ट बनाया जाता है, तो ये भी हमारे पास क्या होती है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यहाँ पर जब हम कंपोस्ट बनाते हैं, गोबर और आपके पास ये सूखी पत्तियाँ या सब्जियाँ जो भी बच जाती हैं उनसे अगर कंपोस्ट बनाया जा रहा है, तो वो जो प्रोसेस होती है वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, तीनों एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी हमने बोला जब रिएक्शन के दौरान ऊष्मा मुक्त हो, एनर्जी रिलीज हो या हीट रिलीज हो। अब इसका ठीक उल्टा हो जाएगा हमारे पास ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की रिएक्शन को करवाने के लिए हमको क्या देना पड़े? यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़े। यहाँ पर क्या करवानी पड़े? एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़े, यहाँ पर एनर्जी देनी पड़े, हीट देनी पड़े, ताकि यहाँ पर क्या हो? रिएक्शन आगे बढ़ सके। तो जैसे हमने देखा था यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन, हमने देखा था यहाँ पर जो चूना पत्थर है उसका डिकम्पोजिशन देखा था, तो उसके लिए हमको हीट देनी पड़ रही थी, उष्मा देनी पड़ रही थी। तो इस तरीके का जो भी रिएक्शन होगा उनको हम क्या कहने वाले हैं? एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं कहने वाले हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं लगभग ये सारी रिएक्शंस कैसी होती हैं? यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं उसको कराने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? हीट या एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए ये किस टाइप की अभिक्रियाएं होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन हो गई हमारे पास, एडिशन रिएक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोले थे जिसको, संयोजन अभिक्रिया, और दूसरा हमने पढ़ लिया था उसके बाद अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हमको यहाँ पर देखनी है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि जब एक परमाणु किसी दूसरे अणु में परमाणु को विस्थापित कर देता है, यानी कि व्हेन एन एटम डिस्प्लेस अनदर एटम इन अ मॉलिक्यूल। देखो ये एक मॉलिक्यूल है, कौन है मॉलिक्यूल? CuSO4। CuSO4 एक मॉलिक्यूल है, इसमें कॉपर प्रेजेंट है। यहाँ पर एक एटम आया, कौन? Fe आया और इस कॉपर को रिप्लेस कर गया, इसको डिस्प्लेस कर गया, अपनी जगह से विस्थापित कर गया, और उसकी जगह पे खुद आ गया। देखो CuSO4 था, अब बन गया ये FeSO4, और इस Cu को लात मार के बाहर भगा दिया इसने, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो भी आपके पास रिएक्शंस देखने को मिलेंगी उनको क्या कहने वाले हैं हम? विस्थापन अभिक्रिया कहने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहने वाले हैं। आसानी से आपको अगर एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया जाए तो आप देख लेंगे, ठीक है ना। आपको पहचानना आना चाहिए कि आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल दे दिया जाए आपके पास तो देख लेना, कहीं पर एटम अगर डिस्प्लेस हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, तो आप बता पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। जैसे यहाँ पर देखो जिंक है और CuSO4 है, जिंक ने इस Cu को लात मार के भगा दिया, तो Cu चला गया बाहर और जिंक उसकी जगह पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए जैसे पीबी ने क्या किया? यहाँ पर इस कॉपर को लात मार के भगा दिया, कॉपर गया बाहर और पीबी आ गया यहाँ पर कॉपर की जगह में, डिस्प्लेस कर दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, पहचान लेंगे यार आसानी से, ठीक है ना, एग्जाम्पल दे दिया जाएगा आपको तो। फिर आता है हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या आता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको? यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास जैसे दो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे SO4 था हमारे पास और यहाँ पर Na है, तो Na दूसरे मॉलिक्यूल में चला जाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल में जैसे ये Ba है वो इसकी जगह पे आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? जो आयन्स है हमारे पास, इसके पास कैसा आयन है? इसके पास Na आयन है, Na प्लस आयन है, इसके पास Ba2 प्लस आयन है,
क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। Ba2+ आयन इसके पास आ जाएगा, Na+ आयन इसके पास चला जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, BaSO4 बन गया। क्या बन गया, BaSO4 बन गया। और ये हमारे पास क्या बन गया, NaCl बन गया। क्या बन गया, NaCl बन गया। तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ जो रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट्स में क्या हुआ, जो आयंस थे, इसके रिएक्टेंट्स के जो आयंस थे उनका एक्सचेंज हुआ है। उनका क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। तो यहाँ पर वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, दो दो डिस्प्लेस हो रहे हैं, दो विस्थापन हो रहे हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यही हमारे पास इसका एग्जाम्पल देखने के लिए हमारे पास था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमको देखनी थी, फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन हमने देखा था ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए सीधी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर किसी भी सब्सटेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर गेन की बात करें या फिर एडिशन बोल दिया जाए, चलो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बात सीधी पूछी जाती है भाई, सीधी सीधी आपसे पूछी जाने वाली है, आप डायरेक्टली ऐसे इसको याद रख लेंगे। ठीक है ना, इसको डायरेक्टली याद रख देंगे कि किसी भी कंपाउंड में अगर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का और रिमूवल है हाइड्रोजन का, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसमें और हाइड्रोजन निकल रहा है उससे, तो हम कहेंगे इसको ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ देख के भी बता सकते हो कि अगर सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो सीधे यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, डायरेक्टली देख सकते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना। भाई नोट्स बना लेना, बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का निकलना, ये कहलाता है हमारे पास क्या चीज़, रिडक्शन। ये क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, सीधी सीधी बात समझ में आती है, क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना या निकलना अपचयन, तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। ठीक है, तो सीधे ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे यहां पर ये CuO है हमारे पास, क्या है, CuO, इससे ऑक्सीजन चला गया और क्या बन गया, यहाँ पर Cu बन गया। तो ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है भाई, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। सीधे सीधे हम यहाँ से देख के बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, H2 के साथ क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो H2O ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, कर सकते हैं इसको, सिंपल सी चीज़ है। और देखते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर देखो ZNO था, ZNO से जिंक बन गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या किसी को इसमें कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, कार्बन के साथ जुड़ गया ऑक्सीजन, बन गया CO, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया है। आई होप आप लोग मेहनत करके यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, खुद से भी यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में देखो MnO2 यहाँ पर से MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है। MnO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑक्सीजन हट रहा है यहाँ से, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है भाई, ऑक्सीजन का हटना कहलाता है रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है।
समझ सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर देखेंगे HCl से Cl2 बन रहा है, HCl से क्या बन रहा है, Cl2 बन रहा है। अब Cl से H हट रहा है, Cl से क्या हो रहा है, H हट रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का निकलना यहाँ पर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो MnO2 का तो रिडक्शन हो रहा है, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सीधी ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लेंगे, सीधे यही दो बातें याद रखनी हमें, ठीक है ना, कर लेंगे इसको जब हम MCQ करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये कॉन्सेप्ट तैयार रखेंगे तब तक जब हम इन MCQs को डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक आता है हमारे पास संक्षारण, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है हमारे पास, तो आपने सुना होगा जैसे लोहा होता है, आयरन, आयरन पे जंग लग जाती है तो वो प्रोसेस क्या है, वही हमारे पास संक्षारण है, ठीक है, कोरोजन है। इसका मतलब क्या हुआ, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, जब किसी धातु पर उसके आसपास के पदार्थों जैसे नमी, एसिड आदि से हमला होता है यानी कि अटैक किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं कि वो संक्षारित हो चुका है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम संक्षारण कहते हैं। प्रोसेस को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी कि व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स ईटीसी, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन की पता यार, सीधा जंग लगना क्या है, कोरोजन है, सीधी सी बात, ठीक है। अब जंग भूरा भूरा होता है, ठीक है, ब्राउन टाइप का आपको पता है, ठीक है। लोहे पर जंग कैसा लगता है, ब्राउन टाइप का लगता है। क्या इसके और एग्जाम्पल भी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि चांदी पर कैसी परत चढ़ती है, चांदी पर चढ़ जाती है काली परत। कैसी परत चढ़ती है, काली परत चढ़ती है। कैसी परत चढ़ती है, काली। ध्यान रखेंगे, ब्लैक कोटिंग हो जाती है जब संक्षारण होता है किसका, चांदी का, सिल्वर का। और तांबे पर कैसी परत चढ़ती है, तांबे पर चढ़ती है हरी परत। कैसी परत चढ़ती है, हरी परत। ग्रीन कोटिंग हो जाती है किस पे, यहाँ पर चांदी, ओ किस पर, तांबे पर, ठीक है। कॉपर पे कैसी हो जाती है, कॉपर पे यहाँ पर ग्रीन कोटिंग हो जाती है। दोनों बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एंड द लास्ट टॉपिक की ओर हम यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं आज का, जिसको हम विकृत गंधिता कहने वाले हैं। रेंसिडिटीज को इंग्लिश में कहा जाता है, और गूगल ट्रांसलेट अगर करके देखोगे तो बासीपन कहता है इसको। क्या कहता है, बासीपन कहता है। वैसे इसको विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहा जाता है। तो हमने देखा होगा जो ऑयली सब्सटेंसेस होती हैं, जैसे खाने के पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ खाने वाले जो ऑयल टाइप के होते हैं, जो ऑयल से बने होते हैं, वसा वगैरह से, फैट से बने होते हैं, तो जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, खुला छोड़ते हैं उसको काफ़ी टाइम के लिए, तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। उनके क्या होते हैं, गंध और स्वाद बदल जाते हैं। उनकी स्मेल और टेस्ट में यहाँ पर क्या आ जाता है, फ़र्क पड़ने लग जाता है। गंदगी यानी कि बहुत बदबू आने लग जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता यानी कि रेंसिडिटी। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है ना। और इससे बचाने के लिए आपने देखा होगा कि जैसे हम क्या करते हैं, चिप्स वगैरह के पैकेट्स में कौन सी गैस भरी जाती है, चिप्स वगैरह के पैकेट्स में यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक। तो यही हमारे पास रेंसिडिटी है, और ये हमने आज के टॉपिक सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अब एसिड बेस तो हमने खत्म कर लिया था, धातु और गैर धातुओं के भौतिक गुण, यानी कि अब मेटल और नॉन मेटल्स हमको डिस्कस करने हैं। उसी की प्रॉपर्टीज भी हैं यहाँ पर, वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। अब मुझे नहीं लगता केमिस्ट्री में अब ज़्यादा चीज़ें हमारे पास बची हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 या 6 लेक्चर, मैक्सिमम 5 या 6 लेक्चर यहाँ पर हमको केमिस्ट्री के अब बचे होंगे। उसके बाद हम फिजिक्स की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में भी आ रहे होंगे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें समझ में आ रही है चीज़ें। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, इसी तरीके से एग्ज़ाम की ओर फिर हम बढ़ते रहेंगे। चलिए, ओके, बाय बाय।